हम लोग वैदिक संस्कृति की भूगोल की जानकारी प्राप्त करें, है ना। भौगोलिक विस्तार इतिहास के अध्ययन में भूगोल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का ये तरह से मैप है, और इस नॉर्थ इंडिया के मैप में वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों ही काल में आर्यों के विस्तार को दिखाया गया है। जैसा कि हमने आपको कहा कि आर्य जो हैं मध्य एशिया से ईरान है, ईरान से अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। जब भारतीय उपमहाद्वीप की यहाँ पर इतिहास की बात कर रहे हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम अफगानिस्तान को भी भारत में इंक्लूड करके रखते हैं। तो आर्यों की भौगोलिक विस्तार के बारे में सूचना कहाँ से मिलती है, एक सवाल। तो देखो, ऋग वैदिक काल में जो सूचना के जो स्रोत हैं वो तो ऋग वेद ही है। और ऋग वेद में एक महत्वपूर्ण सूक्त है जिसको नदी सूक्त कहते हैं, जिस नदी सूक्त में लगभग 31 नदियों की चर्चा है। 31 नदी की चर्चा है नदी सूक्त में। उस नदी सूक्त में हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करते थे, राइट। सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करते थे। तो सप्त सिंधु प्रदेश में यानी 7 नदियों से घिरा हुआ प्रदेश। उस 7 नदियों से घिरे हुए प्रदेश में एक तो जो है आपका सिंधु नदी की चर्चा है, जो सिंधु नदी यहाँ आप देखिए कि हिमालय से निकल करके आती है सिंधु नदी। और दूसरी सरस्वती नदी की चर्चा है, यानी सिंधु और सरस्वती 2 प्रमुख नदी। और इसके बाद जो है पंजाब की 5 प्रमुख नदियाँ, है ना, यानी बितीस्ता जिसको झेलम के रूप में हम जानते हैं, अस्किनी जिसको चेनाब के रूप में जानते हैं, पुरुषनी जो कि रावी नदी का प्राचीन नाम था, सतुद्री जो कि सतलज नदी का नाम था, और बिपाशा जो कि ब्यास नदी का नाम था। तो ये 5 नदियाँ, है ना, सिंधु, सरस्वती और पंजाब की 5 नदियाँ। तो सिंधु, सरस्वती और पंजाब की 5 जो नदियों से घिरा हुआ प्रदेश है, इसको कहा गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वेद में अफगानिस्तान की जो नदी है कुभा, यानी काबुल नदी, और क्रुमू नदी और गुमल नदी की भी चर्चा है। तो यानी कि आर्य अफगानिस्तान में भी निवास करते थे, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध क्षेत्र में भी निवास करते थे। भारत में जम्मू कश्मीर में हिमालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोटी है जिसको मुंजवंत चोटी कहते हैं, उसकी चर्चा भी ऋग्वेद में है। तो ऋग्वैदिक आज कश्मीर में भी निवास करते थे, पंजाब में भी निवास कर रहे हैं, और राजस्थान के भाग में भी निवास कर रहे हैं। लेकिन ऋग्वेद में समुद्र की जानकारी नहीं है, ध्यान ये रखना। यानी ये मूल रूप से नॉर्थ इंडिया, है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कुछ प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में निवास करते थे। क्योंकि ये जो सरस्वती नदी है ये हरियाणा और राजस्थान में आज विलुप्त हो गई है। तो ये तो हुआ ऋग्वैदिक आर्यों का एक तरह से भौगोलिक क्षेत्र। तो यहाँ पर ध्यान रखोगे कि जब ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र को देखें और सिंधु सभ्यता के भौगोलिक क्षेत्र को देखेंगे तो ये दोनों में बड़ा जबरदस्त समानता है। यानी सिंधु सभ्यता का भी भौगोलिक क्षेत्र यही है और ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र भी यही है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूरब की ओर विस्तार होता है। अब पूरब की ओर विस्तार होता है, इस विस्तार की सूचना हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, राइट। शतपथ ब्राह्मण में ज्ञात होता है कि विदेद माधव नामक एक राजा है जो पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पर एक यज्ञ करता है। और यज्ञ करता है तो जैसे ही धृत यानी घी जग में डाली जाती है
वैसे ही क्या होता है कि अग्नि वहां से निकल करके पूरब की ओर चल पड़ती है। पीछे पीछे विदेह माधव, देवता राहु गण अग्नि के पीछे पीछे चले आते हैं। अग्नि वहां से पूरब की ओर आती है और पूरब की ओर आकर के अग्नि सदानीरा नदी के तट पर रुक जाती है। सदानीरा नदी जो है बिहार में गंडक नदी को सदानीरा नदी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में कहा गया है। तो गंडक नदी पर रुकने के बाद अग्नि विदेह माधव से प्रश्न करती है कि अब मैं कहाँ निवास करूं। तो विदेह माधव कहते हैं कि इसके पूरब। तो अग्नि गंडक नदी को पार करके पूरब के क्षेत्र में यानी मिथिला के क्षेत्र में आती है और आर्यों का मिथिला तक विस्तार होता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का मेन जो एरिया था ये कुरु पंचाल एरिया था, राइट। उत्तर वैदिक काल में इनका मेन कंसंट्रेशन यहाँ पर था। ऋग वैदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश में थे और उत्तर वैदिक काल में एक तो के जो नर्मदा नदी है उस नर्मदा नदी की चर्चा भी है रेवा के रूप में, यानी रेवा नदी के तट तक, नर्मदा नदी के तट तक ये पहुंच जाते हैं। दो समुद्रों की भी इनकी जानकारी थी और उत्तर भारत में तो है ही। तो ये आर्यों का भौगोलिक विस्तार ऐसा होता है। अब प्रश्न ये आता है कि आर्यों के ये जो कथा है विदेह माधव की, ये कथा पूरब की ओर विस्तार की कथा कहती है। तो ये पूरब की विस्तार क्या संज्ञा दे रहा। आधुनिक इतिहासकार जो है इसकी व्याख्या करते हैं कि जो पर्यावरण का संकट मध्य एशिया में था उस पर्यावरण के संकट का पूरब की ओर विस्तार हुआ। उसी पूरब में विस्तार के कारण पर्यावरण का संकट सिंधु सभ्यता में आया और उसी सिंधु सभ्यता का पतन भी हुआ। और उसी पर्यावरण के संकट के दबाव के कारण, क्योंकि आर्यों की संस्कृति जो है जिसमें वो पशुपालन करते थे, पशुपालन के लिए पशुओं की चारागाह की आवश्यकता थी और पशुओं की चारागाह की आवश्यकता थी तो न्यू चारागाह की खोज में पूरब की ओर आते हैं। और अग्नि जो है एक तरह से अभी उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो गई। अब ये कृषि सीख लिए और कृषि सीख लिए तो अग्नि के माध्यम से ये जंगलों को साफ करके उसे खेत बना रहे हैं और खेत बना के कृषि की प्रक्रिया का विस्तार भी हो रहा है। और इससे जो आर्जन की जो तकनीकी थी, तकनीकी के क्षेत्र में आर्यों के पास कुछ विशेष चीज था। उनका रथ, उनका घोड़ा, घोड़ा उनकी गतिशीलता का परिचायक था। रथ यानी आड़ीदार पहिया जो था, या अग्नि पर उनका जो कंट्रोल, अग्नि की पूजा भी करते थे। तो अब वो कृषक के रूप में तब्दील हो रहे हैं और ये विस्तार उससे भी दिखाई देती है। बाद में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से आर्यों का फिर दक्षिण में विस्तार होता है, क्योंकि दक्षिण में जब संगम साहित्य हम पढ़ते हैं तो उसमें अगस्त नामक ऋषि जो अगत्यार की चर्चा मिलती है, जिसको कहा जाता है कि अगस्त ने दक्षिण भारत में आर्यन संस्कृति का विस्तार किया। लेकिन वो विषय वस्तु आज के हमारी चर्चा का विषय वस्तु नहीं है।